वेलकम टू माय चैनल लाइफ आदिया। हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 8th स्टैंडर्ड की ये बुक है एनसीईआरटी की साइंस की बुक है। चैप्टर नंबर 13 आज इसका हम देखने वाले हैं। ध्वनि। अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि कालांश यानी पीरियड जो है वो समाप्त हो गया है? घंटी की ध्वनि क्या है? कोई भी दरवाजे से आया तो आपको गेट की आवाज कैसे आती है? तो ये सब चीजें क्या है? ध्वनि है। ध्वनि किस तरीके से उत्पन्न होती है? ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाती है? और कौन सी ध्वनि अच्छी है, कौन सी ध्वनि शोर है? ये सब चीजें आज हम इस चैप्टर में डिटेल से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे कि जब भी हम किसी धातु की चीज को डंडे से या किसी और चीज से जब हम इस तरीके से नॉक करते हैं या चोट मारते हैं, तो यहाँ पर हम इस धातु की चीज को छू कर देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि यहाँ पर क्या उत्पन्न होते हैं? कंपन उत्पन्न होते हैं। अब ये कंपन क्या है? ये कंपन है आपके कि किसी वस्तु का अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने की गति आपकी क्या कहलाती है? कंपन कहलाती है। जब कस कर तानित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित यानी प्लग करते हैं, यानी इस तरीके से पकड़कर जब हम उसे वापस छोड़ते हैं तो हम देखेंगे कि इस रबड़ में क्या होता है? कंपन आपके शुरू हो जाते हैं। और जब तक ये कंपन होते हैं तब तक आपको ध्वनि सुनाई देती है, और जैसे ही कंपन बंद होते हैं ध्वनि भी क्या होती है? आपकी बंद हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे धातु की एक थाली यहाँ पर लेकर उसमें अगर हम पानी भर के देखेंगे और फिर उसे हम यहाँ से इस तरीके से एक स्पून से चोट मारेंगे तो हम देखेंगे पानी के अंदर इस तरीके से तरंगे उत्पन्न होती है। तो ये देखेंगे कि कंपनमय वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न किस तरीके से करती है। ये जो कंपन करते हैं ये तरंगों की वजह से होता है। अब कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में इनका जो आयाम होता है वो इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते। इसलिए इन कंपनों का अनुभव हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल एक तारा का दिया है। एक तारा में देखिए यहाँ पर एक तारा किससे बनता है? एक तारा जो बनता है वो नारियल के खोल से यहाँ पर एक तारा बनता है। इस वाद्य यंत्र को बजाने पर भी हम देखेंगे कि किस तरीके से ध्वनि उत्पन्न यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा जो और भी यहाँ पर है, जैसे घटम या नूट जो कि मिट्टी के बर्तन होते हैं, करताल है, ये सभी वाद्य यंत्र हैं जो कि या तो पीट कर या आघात मतलब जोर से उन्हें मारना उस तरीके से बजाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये इसे किस तरीके से उंगलियों से यहाँ पर आघात करके यानी चोट पहुंचाकर बजाया जाता है। मंजीरा आपस में इस तरीके से बजाया जाता है एक दूसरे पर चोट करके। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग ग्लासेस में अलग अलग लेवल का अगर हम पानी भर देते हैं तो उसमें उत्पन्न होने वाले तरंगों की संख्या यानी कंपनों की संख्या अलग अलग होती है, और वो जो ग्लासेस है वो अलग अलग आवाज उत्पन्न करती है। तो इस तरीके से हम सरगम यहाँ पर उत्पन्न कर सकते हैं। मनुष्यों में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो किस तरीके से होती है? मानव में ध्वनि वाक यंत्र यानी कंठ होते हैं जो कि आपके गले पे स्थित होते हैं। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखकर एक कठोर उभार को खोजिए। निगलते समय ये चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग ही आपका क्या कहलाता है? जो गले में उभरा हुआ रहता है, वाक यंत्र यह आपका कहलाता है। वाक यंत्र के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। जब यहाँ से देखिए, यहाँ से जब आवाज हमारी निकलती है तो दोनों साइड में ये झिर्रियां क्या करती है? कंपन करती है, जिससे क्या होता है? आवाज यहाँ पर हमारी गले से निकलती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिल्ली से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु क्या होते हैं? कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न यहाँ पर होती है। वाक तंतु से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती है। जब वाक तंतु तने हुए या पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का जो प्रकार या फिर यहाँ पर उसकी गुणता है उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं। तो इस प्रकार से ये वाक तंतु यहाँ पर कार्य करते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं कि एक पतली जो है प्लास्टिक की पिन्नी, उसमें अगर हम हवा यहाँ से डालेंगे तो यहाँ पर जो ये इनमें कंपन उत्पन्न होते हैं उससे किस तरीके से ध्वनि उत्पन्न होती है।
पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई जो है वो 20 मिलीमीटर की होती है, जबकि महिलाओं में इसकी लंबाई 15 मिलीमीटर की होती है। बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं, यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की वाक ध्वनियां जो होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ध्वनि के लिए माध्यम की ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता यहाँ पर होती है, ये बिल्कुल सही बात है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये चीज यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखें। जहां माध्यम नहीं होता उसे क्या कहते हैं, जहां माध्यम नहीं होता उसे हम कहते हैं निर्वात, यहाँ पर हम कहते हैं। ठीक है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम चाहिए। जब किसी बर्तन से पूरी तरह वायु निकाल दी जाए और कहा जाए कि बर्तन में निर्वात है, ध्वनि में निर्वात में संचरित नहीं होती और प्रकाश जो है आपका वो निर्वात में भी संचरित हो जाता है। ध्वनि जो है आपकी, एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको यहाँ बता दूं, ध्वनि जो है आपकी वो अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है। और जो प्रकाश है आपका, प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंग है। एक चीज ये क्लियर। दूसरा ये है, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो निर्वात में भी गमन कर सकता है। ध्वनि का जो मान है वो 332 मीटर पर सेकंड इसकी सामान्य चाल बताई गई है वायु में, जबकि प्रकाश की चाल जो है 3 इंटू 8 यहाँ पर जो है प्रकाश की चाल है मीटर पर सेकंड में। ये यहाँ पर कंसेप्ट आप कंपैरेटिवली याद रखेंगे तो आपको आसान महसूस होंगे। वेल और डॉल्फिन जल के अंदर इस प्रकार संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पर एक चीज और फैक्ट यहाँ जानने का हम बता दें कि जो ध्वनि है वो ठोसों में बहुत तेज गति से गमन करती है, उसके बाद द्रव और उसके बाद गैस। क्योंकि गैस में क्या होता है, माध्यम के कण जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए ध्वनि जो है गैस में धीमी गति से गति करती है, जबकि ठोस में बहुत तीव्र गति से गति करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इस चैप्टर के जो हमने यहाँ पर, जिसमें से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम बनते हैं, वो हमने देखे। खिलौना टेलीफोन ये आपने माचिस की डिब्बियों से बचपन में बनाया होगा कि किस तरीके से इससे आसानी से धागा बांधकर बात की जा सकती है। हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा किस तरीके से सुनते हैं, तो हमारे कान का जो बाहरी भाग होता है वो कीप यानी फनल जैसा होता है। जब इसमें ध्वनि प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है, जिसके सिरे पर एक पतली तानित झिल्ली होती है, जिसे कर्ण पटल यानी एयर ड्रम यहाँ पर कहते हैं। एयर ड्रम में जैसे ही ध्वनि जाती है तो ये एयर ड्रम क्या करता है, आवाज कंपन उत्पन्न करता है, और ये कंपन हमारे मस्तिष्क में जो संवेदी तंत्रिकाएं हैं उनके द्वारा पहुंचा दी जाती है और ये बात हमें सुनाई देती है। ये जो एयर ड्रम है यानी कंपन इसके अंदर क्या होता है, कर्ण पटह एक तानित रबड़ की शीट के समान होता है, जिसे क्या कहते हैं, कर्ण पटह कहते हैं। इस कर्ण पटह में जैसे ही आवाज जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है, जो कि संकेतों द्वारा हमारे मस्तिष्क में भेज दिया जाता है। तो ये हम देख सकते हैं, ये हमारा कान का बाहरी हिस्सा है। इस कान के बाहरी हिस्से में यहाँ से आवाज हमारे अंदर जाती है और ये आवाज यहाँ पर इससे कर्णपटह से टकराती है। इसके पीछे संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं जो मस्तिष्क तक हमारी बाकी की सूचना को ले जाती है। हमें कभी भी हमारे कान में कोई तीखी चीज, नुकीली चीज या कठोर चीज नहीं डालनी चाहिए। इससे क्या होता है, कर्णपटह को क्षति पहुंचती है और सुनने की क्षमता हमारी कम हो जाती है। तो कान में कभी भी हमें किसी नुकीली चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए। कंपन में अब हम आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति की बात करें। कंपन में सबसे बड़ी बात है कि ये जो कंपन होते हैं ये कौन सी गति करते हैं, ये दोलन गति करते हैं। कंपन कौन सी गति करते हैं, दोलन गति। दोलन गति का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमने पढ़ा था सरल पेंडुल वाला। सरल गति यानी एक ही गति की एक फिक्स जो माध्य बिंदु है आपका, उस माध्य बिंदु के दोनों ओर फिक्स दूरी तक यहाँ गति करना। और ये जो फिक्स दूरी होती है आपकी, ये आपका क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। ये दूरी क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। और एक सेकंड में जितने टाइम में
कोई भी वस्तु ये पूरी दूरी तय कर लेती है वो उसका क्या कहलाता है, उसका आवर्तकाल कहलाता है। तो ये है आपका आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति। इसे हम फिर से देखेंगे यहाँ पर। ये एक कोई वस्तु है, ठीक है, और इसने यहाँ से गति शुरू की है ए पॉइंट से, फिर ये यहाँ पहुंचा बी पॉइंट तक, फिर ये वापस आया ए पॉइंट तक। अब यहाँ पर ये जो गति है आपकी वो क्या कहलाई है, दोलन गति कहलाई, ठीक है। सेकंड, ये दूरी जो है ए से बीच के, ए और बी के बीच की दूरी, ये आपका क्या है, आयाम है, ठीक है। तीसरा है आवर्तकाल। तो जितने समय में यह ए से बी तक और बी से फिर से ए तक आ जाता है, इसमें जितना समय लगता है वो समय आपका क्या कहलाता है, वो समय आपका कहलाता है आवर्तकाल। ये चीज भी क्लियर यहाँ पर। अब इसके अलावा है आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब यहाँ पर देखेंगे कि प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में उसने कितने दोलन किए, वो उसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति। और ये जो आवृत्ति होती है, ये आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल की उल्टी होती है, ठीक है। ये आवृत्ति आवर्तकाल की उल्टी होती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आवृत्ति को हम यहाँ पर ईटा से भी लिखते हैं या फिर एफ से भी जिसे डिनोट कर सकते हैं। एफ इक्वल्स टू 1/t होता है, जहां पर t जो है आपका वो क्या है, आवर्तकाल यहाँ पर आपका है। एक सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या है, आवृत्ति क्या है, दोलनों की संख्या है, और आवर्तकाल क्या है, समय है कि एक दोलन उसने कितने समय में किया। आवृत्ति को किस में नापते हैं, हर्ट्ज में नापते हैं, और इसका संकेत होता है hg। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। एक हर्ट्ज आवृत्ति एक दोलन पर सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, ये यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आयाम, आवृत्ति और आवर्तकाल, ये सब चीजें हमने यहाँ पर देखी। नेक्स्ट इसके बाद में हम देखेंगे कि कुछ ध्वनियां प्रबल होती है और कुछ इतनी प्रबल नहीं होती, यानी मंद होती है। ध्वनि की जो प्रबलता है इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी क्या होती है, प्रबल होती है। जब आयाम कम होता है तो इसकी ध्वनि भी क्या होती है, मंद होती है, ठीक है। तो ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, उसके आयाम से निर्भर करती है। यदि आयाम बड़ा होगा तो ध्वनि प्रबल होगी, आयाम छोटा है तो ध्वनि जो है मंद होगी। अब एक गिलास की अगर हम बात करें तो उसमें पहले धीमे से और बाद में अगर बहुत तेज गति से अगर आघात करते हैं तो दोनों स्थिति में कंपनों के आयाम की तुलना अगर की जाए तो हम देखते हैं कि कौन सा प्रबल है और कौन सा कम प्रबल है। अब यहाँ पर ये जो सारणी दी गई है ये आपकी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सारणी है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी ध्वनि की जो प्रबलता है वो ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ये चीज यहाँ पर जो आप सवाल क्वेश्चन जो हल करते हैं उनमें ये चीज आपको यहाँ सहायता प्रदान होती है, ये कि अगर इसकी प्रबलता इतनी है तो इसका आयाम कितना होगा। यदि आयाम दुगना हो जाए तो प्रबलता 4 गुना के रूप में बढ़ जाती है, यानी आयाम देखिए, आयाम पहले 2 था, ठीक है, तो प्रबलता कितनी हो जाएगी, प्रबलता कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। आयाम कितना है, 4 हो गया, तो प्रबलता कितनी हो जाएगी, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आयाम दुगना हो जाएगा और जो प्रबलता है वो कितनी गुणक में बढ़ेगी, 4 गुणक में यहाँ पर बढ़ जाएगी। 4 चौक 16, 2 दूना 4। ये चीज आपको समझ में आ रही है। प्रबलता को किस में नापते हैं, प्रबलता को डेसिबल में नापते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है।
आवृत्ति हमने किस में नापी थी? आवृत्ति हमने हर्ट्ज में नापी थी। ठीक है, आवृत्ति हमने हर्ट्ज में नापी थी और प्रबलता यहाँ हम किस में नाप रहे हैं? डेसिबल में यहाँ पर नाप रहे हैं। मनुष्य की श्वास की जो प्रबलता है वो कितनी है? 10 dB है। मंद फुसफुसाहट की प्रबलता कितनी है? 30 dB है। सामान्य बातचीत की प्रबलता कितनी है? 60 dB है। व्यस्त यातायात की प्रबलता है 70 dB और औसत फैक्ट्री में आने वाली आवाजें हैं जो वो है 80 dB के बराबर है। 80 dB से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए क्या होता है? नुकसानदायक या कष्टदायक हो जाता है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी क्या होगी? प्रबल होगी। जब आयाम छोटा होता है तो ध्वनि भी क्या होती है? मंद होती है। किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना में एक वयस्क से कीजिए तो उसमें हम देखेंगे कि इनमें आवाजों में डिफरेंस आता है कि बच्चे की आवाज थोड़ी सी तीखी होती है और बड़े की आवाज मोटी होती है। तो ये चीज क्या होती है? ये होती है ध्वनि की तीक्ष्णता या जिसे हम कहते हैं विज्ञान में तारत्व। ठीक है, अब तारत्व जो है आपका, यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं ध्वनि तारत्व कम है यानी मोटी है। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखें कि जो तारत्व है वो किस पर निर्भर कर रहा है? वो यहाँ पर आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है तारत्व। जो पीच जिसको हम कहते हैं, आदमी जो जेंट्स जो मेल होते हैं उनकी जो आवाज होती है वो मोटी होती है क्योंकि उनका जो तारत्व है, तो उनका तारत्व क्या होता है यहाँ पर? अधिक होता है। सॉरी, यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि यहाँ पर तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं ध्वनि का तारत्व क्या है? कम है। तो यहाँ पर जो तारत्व कम है यानी आवाज यहाँ पर तीखी है और आवृत्ति क्या है? कम है। तो आवृत्ति कम होगी तो आवाज क्या होगी? तीखी होगी और तारत्व क्या होगा? तारत्व जो है आपका वो होगा कम। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखें। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि आवृत्ति अगर अधिक है तो तारत्व आपका यहाँ पर आवृत्ति पर सीधे सीधे निर्भर करता है। ढोल मंद आवृत्ति से कंपन होता है, इसलिए कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है यानी कम तीखी उत्पन्न करता है। ठीक है, और सीटी की आवृत्ति अधिक होती है इसलिए उसकी तारत्व की ध्वनि उत्पन्न होती है अधिक तारत्व की यानी तीखी ध्वनि उत्पन्न करता है। तो यहाँ अब हम समझेंगे इसे। कम आवृत्ति का सीक्वेंस आप इस तरीके से देख सकते हैं। कम आवृत्ति होती है तो क्या होगा? कम तारत्व और आवाज क्या होगी? मोटी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे अधिक आवृत्ति का मतलब क्या हो गया? आप यहाँ पर देख सकते हैं अधिक आवृत्ति का मतलब इस तरीके से, बहुत जल्दी अधिक आवृत्ति का मतलब अधिक तारत्व का मतलब आवाज जो होगी वो आपकी तीखी होगी। ये कंसेप्ट आप यहाँ पर देख लीजिए। ढोल की आवृत्ति क्या है? कम, तो तारत्व कम, आवाज थोड़ी मोटी। यही आप सीटी बजाएंगे, उसकी आवृत्ति क्या है? सीटी की आवृत्ति अधिक होती है इसलिए तारत्व की ध्वनि भी अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। पक्षी जो है उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर की जो दहाड़ है उसका तारत्व क्या होता है? मंद होता है यानी उसकी आवृत्ति भी कम होती है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है कि अधिक तारत्व की ध्वनि पक्षी उत्पन्न करते हैं और शेर की दहाड़ की जो पीच होती है उसकी तारत्व जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। मच्छर जो है उसकी भी जो आवृत्ति होती है बहुत अधिक होती है यानी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है मच्छर। अब यहाँ पर आप डेली रूटीन में देख सकते हैं कि महिला की आवाज पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति और अधिक तीखी होती है यानी अधिक तारत्व की होती है। इसके बाद हम देखेंगे श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियां। कौन सी ध्वनियां हम सुन सकते हैं और कौन सी ध्वनियां हम नहीं सुन सकते।
20 कंपन पर सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनि मानव कान सुन नहीं सकता। इसे हम कहते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियां मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती। ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। जबकि 20,000 कंपन पर सेकंड से अधिक आवृत्ति जो है उसकी ध्वनि भी मानव कान द्वारा सुन नहीं सकता, तो उसे कहते हैं संसूचित नहीं कर सकता। और इसे हम यहाँ पर कहते हैं, ये भी जो मानव श्रव्य के लिए जो रेंज बन गई वो कौन सी बन गई, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की। इसका अर्थ है कि केवल हम 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की आवृत्तियां ही सुन सकते हैं। ये चीज यहाँ पर देखिए, ये रेंज हमेशा एग्जाम में यहाँ पर पूछी गई है और उसमें ये नहीं पूछा जाता, उसमें ये वाला फिगर दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा फिगर दिया जाता है, ये वाला फिगर यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, कि कौन सी चीज यहाँ पर दी जाती है। क्योंकि क्या होता है कि इस वाले फिगर में क्या होता है कि बच्चे आसानी से इसको याद रख लेते हैं 20,000, जबकि वहां कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20,000 को इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा, 20,000 को इन्होंने यहाँ पर लिखा है 20K लिख दिया है यहाँ पर इन्होंने। ठीक है, 20K इन्होंने यहाँ पर इसको लिख दिया। तो ये जो K है आपका, ये आपकी कंफ्यूजन वाला होता है। अब यह रेंज की हमने बात की है और इससे पहले ये पैराग्राफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। कुछ जंतु 20,000 से अधिक 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। कुत्ता जो है ये सुनने में सक्षम होता है। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं जिसे कुत्ते सुन सकते हैं, लेकिन उसे मानव नहीं सुन सकते। जैसे जाने माने पराश्रव्य ध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड उपकरण जो चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग होते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य ये करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर इसमें बनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पैराग्राफ था। इसके ऊपर नेक्स्ट हमने देखा यहाँ शोर और संगीत की यहाँ बात की। तो कुछ ध्वनियां हमें अच्छी लगती है और कुछ नहीं लगती है। जो अप्रिय ध्वनियां हैं उनको क्या कहा है, शोर कहा है। और जो ध्वनि सुनने में हमें आनंद प्राप्त आता है उसे स्वस्वर ध्वनि यानी जिसे संगीत हम कहते हैं। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि जो है वो आपकी सुस्वर ध्वनि होती है। ठीक है, और यदि इस संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तब भी क्या होगा, क्या ये संगीत रहेगा, नहीं, फिर क्या हो जाता है, इसे हम क्या कहेंगे, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। वाहनों की ध्वनि जो है वो ध्वनि प्रदूषण है। विस्फोटक, पटाखे फटना, ये सब लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण के उदाहरण हैं। ध्वनि प्रदूषण से क्या हानियां होती है, तो ध्वनि प्रदूषण से अनिद्रा, अति तनाव, चिंता और स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पर बीमारियां ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होते हैं, जो स्थायी या अस्थायी रूप से हो सकते हैं। ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए और वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों, घरेलू उपकरणों में साइलेंसर लगानी चाहिए। साइलेंसर का मतलब होता है कि जो आवाज को कम कर देते हैं, ऐसे हमें वहां पर यंत्र लगाने चाहिए। टेलीविजन और संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों और भवनों के आसपास पेड़ लगानी चाहिए। श्रवण क्षति क्या होती है, पूर्णतः श्रवण क्षति जो कि विरले ही होती है, प्राय क्या होती है, जन्म से होती है। आंशिक अशक्तता यानी डिसेबिलिटी जिसे कहते हैं, ये किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। इनसे फिर संकेत भाषा जिसे कहते हैं, संकेत भाषा को सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क ये कर सकते हैं। क्योंकि वाक शक्ति श्रवण शक्ति के परिणाम स्वरूप विकसित होती है, इसलिए श्रवण अशक्तता से ग्रस्त बच्चे वाक शक्ति भी इनकी क्या होती है, दोषपूर्ण होती है। औद्योगिकी प्रौद्योगिकी युक्तियों ने श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को संभव बना दिया है। श्रवण क्षतिग्रस्त के रहन सहन के वातावरण से सुधार लाने के लिए समाज में महत्वपूर्ण आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस वाले जो पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो बच्चे सुनने में असक्षम होते हैं, सुनने में असक्षम होते हैं, वो बोलने में भी असक्षम होंगे। ठीक है, ये चीज आपको इसमें से रिजल्टेंट निकालनी है। इसके हम अब फैक्ट्स यहाँ पर देखते हैं।
ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। मानव वाक तंत्र के कंपनों द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि किसी माध्यम, गैस, द्रव और ठोस में संचरित होती है। यह निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। कर्णपटल ध्वनि के कंपनों को अनुभव करते हैं। यह इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देते हैं। इस प्रक्रिया को श्रवण कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों और कंपनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। कंपन का आयाम कितना अधिक होता है, ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। ठीक है, कंपन का आयाम जितना अधिक होगा, ध्वनि उतनी ही अधिक प्रबल होगी। कंपन की आवृत्ति अधिक होगी तो तारत्व भी अधिक होगा, आवाज मोटी होगी। तारत्व अधिक होने से आप इसे पतला नहीं समझे। ध्वनि अधिक जो है आवृत्ति अधिक होने पर सॉरी, फिर ये कंफ्यूजन हो रहा है मुझे ही। प्लीज आप इस चीज को ध्यान रखें कि जो कंपन की आवृत्ति है वो अधिक होने पर तारत्व अधिक होगा और ध्वनि की जो तीक्ष्णता है वो भी अधिक होगी। अप्रिय ध्वनियां जो है वो शोर कहलाती है। अत्यधिक अवांछित ध्वनियां जो है ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। ध्वनि प्रदूषण मानव के स्वास्थ्य की संबंधी समस्याएं उत्पन्न करता है। ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम करने के प्रयास करने चाहिए। उसके लिए उसमें साइलेंसर लगाया जा सकता है। ध्वनि प्रदूषकों में सड़क के किनारे और अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने से ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ध्वनि केवल किसमें संचरित होती है, ठोस, द्रव, गैस तीनों में संचरित हो जाती है ध्वनि। उसके बाद हम देखेंगे कि निम्न में से किस वाग ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। आवृत्ति न्यूनतम होने का मतलब है कि आवाज क्या होगी, उसकी मोटी होगी। ठीक है, तो पुरुष की ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, ये बात सही है। किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या, प्रति सेकंड कंपनित होने वाले दोलनों की संख्या इसका आवर्तकाल नहीं कहलाता। इसकी दोलनों की संख्या बोली है तो ये आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई गलत। यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होगी। यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होगी नहीं, ध्वनि प्रबल होगी। आयाम अधिक, प्रबलता अधिक। मानव कानों के लिए श्रव्यता की परास 20 से 20,000 हर्ट्ज है, ये बात सही है। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। आवृत्ति कम, तारत्व कम, ये बात आपकी गलत है। अवांछित और अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, गलत है, शोर कहते हैं। ध्वनि प्रदूषक आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न करते हैं, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लगाया गया जो समय है आपका, वो आपका क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। प्रबलता कंपन के किससे निर्धारित होती है, आयाम से निर्धारित होती है। आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों के, ध्वनि की जो तीक्ष्णता है वो कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित होती है। ठीक है, एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार, सॉरी, एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन कर रहा है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। आवर्तकाल की बात करेंगे तो 4/40 हो जाएगा और आवृत्ति की बात करेंगे तो 40/4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, आवृत्ति। तो आवृत्ति तो हो गई इसकी 10। ठीक है, और जो है यानी 1 सेकंड में 10 बार ये दोलन करेगा। और अब आवर्तकाल कितना हो गया इसका, 1/10। ठीक है, जिससे हम कह सकते हैं आवर्तकाल को 0.1 भी यहाँ पर हम कह सकते हैं। एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन पर सेकंड की औसत दर से कंपनित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, तो कंपन का आवर्तकाल कितना होता है। आवर्तकाल आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना उत्पन्न कर रहा है, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 500 बार, तो 0.0 यहाँ पर 0.5। ठीक है, ये आपका आवर्तकाल हो गया।
सॉरी, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, इसको हम प्रॉपर डिटेल से करके देखें। 0.0, देन फिर 0, फिर 0, 5 2 ज़ा 0.002 इसका आंसर आएगा। 10 हो गया और ये क्रॉस हो गया, तो 0.002 इसका आवर्तकाल का यहाँ पर आएगा आंसर। ठीक है, ये चीज यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल आप। कि 1/500 हमने किया और उसके रिजल्ट में 0.002 इसका आंसर आएगा। निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए ढोलक होता है, सितार के तार होते हैं, बांसुरी में आवाज जाती है। ठीक है, तो यहाँ वायु कंपनित होती है, ये वाद्य यंत्र कंपनित नहीं होता। शोर संगीत में क्या अंतर है, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत और ये सब चीजें तो डिटेल वाले क्वेश्चंस हैं। इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा यहाँ खत्म होता है। इसमें खूब सारी एक्टिविटीज यहाँ दी है। भारत में हैदराबाद के निकट गोलकुंडा नामक एक भव्य किला है। यह बहुत से इंजीनियर और वास्तु अजूबों के लिए प्रसिद्ध है। जल प्रदाय व्यवस्था उसमें एक अजूबा है, परंतु कदाचित सबसे अधिक आश्चर्यजनक अजूबा किले के निकास द्वार के पास स्थित एक गुंबद है। इस गुंबद के नीचे एक निश्चित बिंदु पर हाथ की ताली से उत्पन्न ध्वनि अगर गूंजती होती है, जिसे लगभग 1 किलोमीटर दूर किले के शीर्ष बिंदु पर स्थित किसी स्थान पर सुना जा सकता है। इसकी रचना एक चेतावनी प्रणाली के रूप में की गई थी। यदि कोई सुरक्षाकर्मी किले के बाहर कोई रहस्यमय हलचल देखता था, तो गुंबद के अंदर एक निश्चित बिंदु पर तालियां बजाता था तथा किले के भीतर की फौज संभावित खतरे से सतर्क हो जाती थी। तो भाई ये हैदराबाद का किला है, गोलकुंडा नामक स्थान का, जहां पर इस तरीके का एक आर्किटेक्ट यहाँ पर यूज किया गया है और अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो ये हमारी पुरानी संस्कृति है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें बताए जाते हैं लास्ट में। और इसी के साथ ही ये चैप्टर यहाँ पर हमारा खत्म होता है। चैप्टर नंबर 13 ध्वनि हमने यहाँ पर पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट हम चैप्टर यहाँ पर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।